मित्रों नमस्कार। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने अपना परशु समुद्र में फेंका और जिस आकार की भूमि निकलकर आई बाहर उसे ही केरल कहा गया। और केरल एक ऐसा राज्य है मित्रों जहां अभी 2 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और केरल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता से लिया जा रहा है। और इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने 37% वोट और बीजेपी का सीएम बनेगा, इसका टारगेट दिया है अपने कार्यकर्ताओं को। मित्रों, कई लोगों को ये जो केरल की राजनीति को नहीं समझते हैं, कम समझते हैं, उनको या फिर समझना नहीं चाहते हैं, उनको ये जो एक टारगेट है अमित शाह का या भारतीय जनता पार्टी के केरल में मजबूत होते स्थिति का एक तरह से लक्षण कह लीजिए आप, ठीक है, तो आश्चर्यचकित भी करेगा। कई लोगों को लगेगा कि मजाक है ये, लेकिन सच्चाई क्या है तो आज इस वीडियो में हम समझते हैं मित्रों कि आज भारतीय जनता पार्टी लगातार, अगर मैं आंकड़े की बात करूं मित्रों तो 2016 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तो 2016 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 10.5% वोट मिला था। यहां 2021 के विधानसभा चुनाव में 12% वोट मिला था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में मित्रों भारतीय जनता पार्टी को 20% वोट मिला था यहां, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अभी संपन्न हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जितनी बड़ी सफलता मिली है मित्रों केरल के अंदर, और जिस प्रकार से सामाजिक समीकरणों का पुनर्गठन हो रहा है केरल में, सामाजिक, याद रखिए मैं जिस बात पे जोर डाल रहा हूं, सामाजिक समीकरणों का पुनर्गठन हो रहा है केरल के अंदर। केरल इतिहास के एक ऐसे मोड़ पे पहुंचा है मित्रों जहां आने वाले दिनों में केरल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, न केवल राजनीतिक परिवर्तन बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी दिखेगा। मित्रों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया, मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज मैं इस विषय पर पूरे विस्तार से आपको बताऊं कि केरल में भारतीय जनता पार्टी के आज मजबूत होती परिस्थिति में 2-3 फैक्टर जो सबसे महत्वपूर्ण है, उनमें सबसे बड़ा फैक्टर है आरएसएस की जमीनी पकड़। आज तक आरएसएस की जो मजबूत स्थिति केरल में रह रही है मित्रों, केरल में जो वर्तमान में आरएसएस की ताकत है, जमीन की ताकत में बता रहा हूं, उतनी मजबूत स्वयंसेवकों के मामले में, संख्या के मामले में आरएसएस हिंदुस्तान के किसी अन्य राज्य में नहीं है। आपको आश्चर्य लगेगा यह जानकर कि उत्तर प्रदेश में जितनी शाखाएं, चूंकि उत्तर प्रदेश इसलिए कह रहा हूं कि आबादी के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उसकी तुलना में केरल की आबादी मात्र 3.5 करोड़ है। आप अनुमान लगा लीजिए, कहां 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी और 3.5 करोड़ की आबादी, लेकिन उत्तर प्रदेश की तुलना में ज्यादा शाखाएं लगती हैं आरएसएस की केरल में। मित्रों, हमारे कई दर्शक, मुझे लगता है कि इस बात के लिए पॉलिटिकल आइडिया को लगातार फॉलो करते हैं कि दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में राजनीतिक खबरें और उसका विश्लेषण पॉलिटिकल आइडिया पर उनको यह जानने का एक अवसर मिलता है, एक प्लेटफॉर्म बन चुका है पॉलिटिकल आइडिया, जिसमें हिंदी भाषा में, हिंदी माध्यम में हम सामान्य शब्दों में एक छोटी छोटी बातें हम जान सके केरल के बारे में, तमिलनाडु के बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में, कर्नाटका के बारे में, तेलंगाना के बारे में हम जान सके, तब तो कहेंगे हम कि अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। नहीं तो अगर हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले, हम मध्य प्रदेश के रहने वाले, राजस्थान के रहने वाले, महाराष्ट्र के रहने वाले और कन्याकुमारी के बारे में पता नहीं हो, तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश? कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश, अपनी माटी, ये हम कब कह सकते हैं मित्रों? तब कह सकते हैं जब भारत के नागरिक को कश्मीर के अंदर जो घटना घट रही है उसके बारे में भी उतनी ही जानकारी हो जितना गुवाहाटी में घट रही घटनाओं के बारे में।
तो प्रायः चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, अधिकतर व्यूज के पीछे जाती है मित्रों। ठीक है, अधिकतर व्यूज के पीछे। मित्रों, पत्रकारिता का मतलब केवल और केवल आमदनी नहीं होता। बहुत सारे लोग, एक जमाना हुआ करता था जब पत्रकारिता में अच्छी नौकरी, अच्छा व्यवसाय छोड़कर पत्रकारिता में आया करते थे, कि चूंकि पत्रकारिता एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है मित्रों जहां पर कि एक बहुत बड़ी आबादी से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। आज पॉलिटिकल आइडिया के मंच से मैं जिस प्रकार से आपसे बातचीत करता हूं, तो मुझे भी जब आप कमेंट बॉक्स में आते हैं और अपना कमेंट करते हैं, कई बार मुझसे गलतियां होती हैं, हमारे दर्शक हमें सुधारते हैं, और जब आप आकर बताते हैं कि केरल में ऐसा चल रहा है, तमिलनाडु में वैसा चल रहा है, सर आप आंध्र प्रदेश पर वीडियो बनाइए, आप वारंगल पर बनाइए कि वहां पर कैसा चल रहा है। कोयंबटूर के बारे में लोग बोलते हैं कि वहां से सीपी राधाकृष्णन 2 बार चुनाव जीते और इस बार अन्नामलाई क्यों चुनाव हार गए। ठीक है, ऐसी बातें जब दर्शक करते हैं तो फिर निश्चित रूप से हमारा भी ज्ञानार्जन होता है, ज्ञानवर्धन होता है, और हम एक दूसरे से तभी हम कह सकते हैं ना कि बिहार का रहने वाला कोई रामचंद्र सिंह हो सकता है, वैसे ही आंध्र प्रदेश में वो जाकर रामचंद्रैया बन जाता है, तमिलनाडु का रामचंद्रम केरल में रामचंद्रन बन जाता है। तो यही तो अंतर है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि पूरा भारत एक है, एक सांस्कृतिक राष्ट्र है भारत, और इस भारत को एक सांस्कृतिक राष्ट्र बनाने में निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान रहा है। तो चूंकि आज हम बात केरल की कर रहे हैं, तो मित्रों केरल में आरएसएस की शाखाएं, हिंदुस्तान में सर्वाधिक शाखाएं लगती है केरल के अंदर, लेकिन आबादी क्या है केरल की? आप समझिए कि बीजेपी किस प्रकार से केरल में एक मुख्य, मतलब आपको आश्चर्य लगेगा मित्रों, भारत में केरल की जब आरएसएस और बीजेपी के सफलता की कहानी का इतिहास लिखा जाएगा आज से आने वाले 100 वर्षों के बाद, तो यह बात भी लिखी जाएगी मित्रों कि केरल जहां मात्र 54% हिंदू आबादी है, जहां मात्र 54% हिंदू आबादी वाला राज्य केरल में कैसे संघ आरएसएस सर्वाधिक मजबूत स्वयंसेवी संगठन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी, आरएसएस की मजबूती का फायदा बीजेपी को नहीं मिला। वहां क्यों नहीं मिला, आज इस बात की भी चर्चा करेंगे मित्रों। इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे क्यों नहीं मिला। मित्रों ये बात भी जानिए आप, कई बार आपको पता होगा ना, बताया जाता है भारत के बारे में, भारत के विरोधियों के द्वारा, भारत विरोधी लोग भारत का इतिहास पढ़ाते हैं। भारत विरोधी लोग ने भारत को भारत का इतिहास पढ़ाया है, और उनके इतिहास में क्या लिखा होता है? सबसे ज्यादा आबादी केरल में क्रिश्चियन की है। पूरे देश भर में औसत के अनुसार 18% आबादी क्रिश्चियंस की है केरल में। गोवा एक छोटा राज्य है मित्रों, इसलिए उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा। ठीक है, तो केरल, आप अनुमान लगाइए, केरल में सबसे पहला 1952 ईस्वी में जब धर्मांतरण हुआ, तो लोग कहते हैं ना कि हिंदू समाज के अंदर छुआछूत, सामाजिक विभेद, सामाजिक मतलब एक तरह से जो जिसे हम कहते हैं ना कि भेदभाव के कारण लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा ना कि केरल में 52 ईस्वी में सेंट थॉमस नाम का एक उपदेशक आया था, जो कि ईसा मसीह के शिष्य थे। और पहला धर्म परिवर्तन किसका हुआ पता है मित्रों? ब्राह्मण का। नहीं पता था ना, अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा। सबसे पहला धर्म परिवर्तन किसने किया था? ब्राह्मणों का हुआ था। वहां नंबूद्री ब्राह्मणों का हुआ था। क्या वो लोग भी उपेक्षित थे, पीड़ित थे, प्रताड़ित थे? किन लोगों ने उनका उत्पीड़न किया था? चलिए आगे बढ़ते हैं। 629 ईस्वी में इस्लाम के जन्म के कुछ ही वर्षों के बाद भारत में जब इस्लाम आया, अरब व्यापारी आए भारत में, केरल के रास्ते ही आए। सेंट थॉमस भी केरल में ही आए। सुनते रहिए आप, तो फिर आपको आश्चर्य लगेगा केरल के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां इस प्रकार का आधार बना पाना कितना मुश्किल रहा है। आरएसएस के लिए आरएसएस ने कितनी शहादतें दी हैं मित्रों। जीता जागता उदाहरण आपको भारत की संसद में, राज्यसभा में बैठा हुआ सदानंद मास्टर दिखेगा।
आपको याद है ना, अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो उसमें उदाहरण के लिए सदानंद मास्टर की चर्चा हुई, जिन्होंने अपना जो आर्टिफिशियल पैर है वो टेबल पर रख दिया था। तो वही राज्य है केरल मित्रों। तो इस्लाम का जब आगमन हुआ तो पहला धर्मांतरण किसका हुआ था मित्रों? किसका हुआ था? चेरामन पेरुमल, क्षत्रिय का। क्षत्रिय का मतलब ईसाइयत में पहला धर्मांतरण किसका हुआ? नंबूदरी ब्राह्मणों का। और ईसाइयत में और इस्लाम में क्षत्रियों का। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि उपेक्षा का ये आरोप, प्रताड़ना का आरोप जो भी है, ये सब कुछ विकसित हुआ किन पीरियड में, इस पर अलग से चर्चा करेंगे। उसके बाद आइए, केरल ही वह राज्य है मित्रों, जैसा मैंने बताया कि इस्लाम का आगमन, क्रिश्चियनिटी का आगमन, कम्युनिज्म का भी आगमन केरल में ही हुआ। सबसे पहली केरल में सरकार कम्युनिस्टों की भारत में केरल में ही बनी, ईएमएस नंबूदरीपाद की। ईएमएस नंबूदरीपाद की वही कम्युनिस्ट जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जेएनयू में ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, मनुवाद हो बर्बाद के नारे लगाते हैं, वही कम्युनिस्ट, वही सीताराम येचुरी और की पार्टी, ठीक है, डी राजा की पार्टी, प्रकाश करात की पार्टी। डी राजा दलित है मित्रों, लेकिन सीताराम येचुरी, प्रकाश करात, बृंदा करात, ये सब के सब जो बता रहे हूं ना मैं, आप उसके पहले देखिए ना, ईएमएस नंबूदरीपाद पहला मुख्यमंत्री ब्राह्मण। और ये कम्युनिस्ट भारत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, मनुवाद हो बर्बाद के नारे लगाते हैं। इनका समर्थन किसका किसका मिलता है? तो चर्च का मिलता है, तो जामा मस्जिद का मिलता है। सच है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मतलब इस्लाम पहले केरल से आया, ईसाई केरल में आया, कम्युनिस्ट केरल में आया। अब इन तीन चुनौतियों से लड़ना था आरएसएस को और बीजेपी को केरल में। और घटते घटते हिंदू कितने बच गए? 54%। 54%। अब समझिए, अब कैसे आरएसएस कैसे काम कर रही है, बीजेपी कैसे काम कर रही है, इस विषय को समझिए आप। आरएसएस और बीजेपी के लिए कितना काम मुश्किल है। पूरा वीडियो देखिएगा मित्रों, ठीक है। थोड़ी समय ज्यादा लग सकता है इस वीडियो में, लेकिन बातें आप सब, हर बात को आप तथ्यों से आप मैच करा सकते हैं, ठीक है, मैं दावा कर रहा हूं। तो उसके बाद कम्युनिस्ट केरल, इस्लाम केरल से आया, क्रिश्चियनिटी केरल में आया सबसे पहले। यह बात समझ गया कि दलितों का पहले धर्मांतरण नहीं हुआ, पिछड़ों का नहीं हुआ, केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों का हुआ। शुरुआत वहीं से हुई, धर्मांतरण से। कम्युनिस्ट पार्टी का भी नेतृत्व किसके हाथ में रहा? ईएमएस नंबूदरीपाद, सीताराम येचुरी, प्रकाश करात, बृंदा करात, ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, ऐसे नेताओं के हाथ में रहा। याद रखिएगा, ठीक है। मतलब जितने ये नारे लगाने वाले हैं सब के सब खोखले नारे थे। इसके बाद आइए आप केरल में, तो बीजेपी के लिए कितना मुश्किल है देखिए आप। मुस्लिम लीग, पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, धर्म के आधार पर देश बंट गया 1947 में। उसके बाद 1951 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जन्म हो गया, फिर भारत में, केरल में। और पहला सीट मल्लापुरम जीती केरल में 1952 में, पहले लोकसभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में केरल में लोकसभा चुनाव जीती। समझ लिए? मतलब 47 में अपना हिस्सा लेकर चले गए पाकिस्तान। 52 का जब पहला लोकसभा चुनाव होना था, 51 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। केरल ही दरवाजा बनता है, फिर केरल ही दरवाजा बनता है मुस्लिम लीग के लिए भी। और उन दिनों कांग्रेस को कहा जाता था हिंदुओं की पार्टी पूरे देश भर में, ठीक है। मतलब मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी, कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी, यही बन गई थी स्थिति। वहां पर कहा जाता है कि जहां दुनिया, भारत के अलावे दुनिया में जहां कम्युनिस्ट है वहां इस्लाम नहीं, और जहां इस्लाम है वहां कम्युनिस्ट नहीं, ठीक है। पूरे दुनिया का इतिहास है, आप पलट के देखिए, दुनिया के नक्शा को लेकर बैठ जाइए और ढूंढ लीजिए। जहां इस्लाम है वहां कम्युनिस्ट नहीं मिलेगा, जहां कम्युनिस्ट है वहां इस्लाम नहीं मिलेगा।
दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन। उदाहरण चीन में भी देख लीजिए, और खैर इसके अलावा तो कहीं इस्लामिक देश में कहीं मिलेगा ही नहीं, कम्युनिस्ट के देश में दिखा दिया आपको मित्रों। उसके बाद आइए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तो उन दिनों कांग्रेस चूंकि हिंदू पार्टी मानी जाती थी, इसीलिए मुस्लिम लीग ने सीपीआई के साथ गठबंधन किया, कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन किया, ठीक है। और 1971 तक ये कम्युनिस्टों के साथ रहे मुस्लिम लीग वाले गठबंधन करके, ठीक है। और 1977 से कांग्रेस के साथ आ गए। 1977 में कब आए आपको याद होगा, भारत के संविधान में, संविधान के प्रस्तावना में बदलाव हुआ था, सेकुलर शब्द जोड़ा गया था, याद होगा नहीं। कांग्रेस का भी धर्मांतरण हुआ है तब से मित्रों, आप याद रखिएगा। 1900 आपातकाल के दिनों में संजय गांधी तुर्कमान गेट, गूगल कीजिए मालूम हो जाएगा संजय गांधी ने क्या किया था। जबरन नसबंदी संजय गांधी ने कराया था मुसलमानों का। उसके बाद कांग्रेस लिपापोती पर लगी। उसके बाद से इतिहास गवाह है कि सेकुलरिज्म का मतलब हो गया मुसलमानों का तुष्टीकरण, हिंदुओं का विरोध। 2014 में जब कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन हुआ लोकसभा चुनाव में, तो ए.के. एंटनी कमेटी ने, ए.के. एंटनी वही केरल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने रिपोर्ट जो सौंपी सोनिया गांधी को, उस रिपोर्ट में था कि हिंदू विरोध के कारण ही, मतलब कांग्रेस की छवि बन गई है कि हिंदू की विरोधी पार्टी है। तो 77 से लेकर अब तक केरल में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ है। इसी कारण से राहुल गांधी जब अमेठी में उनको संकट दिखाई दिया 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो भागकर कहां गए, वायनाड गए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। इसलिए कि वायनाड में चुनाव जीतने की गारंटी थी। किनके बल पे गारंटी थी, बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना बताने की आवश्यकता। तो जिनके बल पे गारंटी थी उनके बल पे गए। बाद में जब वहां से इस्तीफा दिया है तो प्रियंका गांधी वहां से सांसद है वायनाड से। केरल में स्थिति यह है मित्रों, उसके बाद से 71 के बाद से जब से मुस्लिम लीग ने कम्युनिस्टों का साथ छोड़ा, कांग्रेस के साथ आ गई, तब से हिंदुओं की प्रायः नायर समाज को छोड़कर जितनी भी जातियां हैं, नायर का गठबंधन चूंकि ईसाइयों के साथ है, वहां रहा है, अब टूट रहा है, चिंता मत कीजिए, अब टूट रहा है। नायरों का गठबंधन वहां ईसाइयों के साथ है। नायर मतलब केरल में लगभग 12 से 13% नायर है, क्षत्रिय कह सकते हैं आप उनको। उत्तर भारत के हिसाब से क्षत्रिय समाज के लोग हैं, जिनकी 12-13% आबादी है। लगभग इनका तालमेल रहा है, पॉलिटिकल अलायंस भी रहा है सीरियन क्रिश्चियन के साथ, ठीक है। तो इसीलिए इनका एक खेमा रहा है, और उसके लिए आप कह सकते हैं कि वहां केरल में इन लोगों ने अपनी एक अलग पार्टी भी बना ली थी, नायर और क्रिश्चियन ने मिलकर 1964 में ही, ठीक है, 1964 में ही 9 अक्टूबर 1964 को केरल कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस से कट कर गए थे ये, ठीक है। और यह भी एक कारण था मित्रों कि जब ये कट गए थे तब मुस्लिम लीग इन लोगों के साथ आई थी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 1977 में आई थी। तो उस समय में के.एम. जॉर्ज और आर बालकृष्ण पिल्लई नायर थे, और सीरियाई क्रिश्चियन थे के.एम. जॉर्ज। तो इनके नेतृत्व तो विभाजन हुआ। बाद में केरल कांग्रेस में तो इतने विभाजन हुए हैं, कम से कम एक पार्टी से 50 पार्टियां बन चुकी है, ठीक है। केरल कांग्रेस एम, केरल कांग्रेस टी, केरल कांग्रेस पी, केरल कांग्रेस जेड, केरल कांग्रेस जेड ई, ऐसे करके पार्टियां बनी है वहां, समझ गए, ठीक है। मतलब कुछ यहां गिरे कुछ वहां गिरे वाले हिसाब किताब है, ठीक है। तो ये चलता रहा। लेकिन अब क्या है कि कांग्रेस का मतलब है यूनियन मुस्लिम लीग। केरल में कांग्रेस मतलब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। तो बीजेपी का जो मुकाबला है, बीजेपी अपना आधार या आरएसएस जो पॉलिटिकल ट्रांसलेशन वोट में करती अपने सांगठनिक क्षमताकत का, किसमें, मात्र 54% में। 2014 तक यही स्थिति थी। और चूंकि बीजेपी इन हिंदुओं में माइनस नायर 54% में 13% को कम कर दीजिए आप, 13%, 41%। ये 41% जो हिंदू थे वो कंप्लीटली कम्युनिस्टों के साथ थे। ऐसा नहीं था कि कम्युनिस्ट के विचारधारा के साथ थे सबके सब, नहीं, कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ सबके सब नहीं थे।
वो मुस्लिम लीग के खिलाफ थे। मुस्लिम लीग के खिलाफ, चूंकि बीजेपी मजबूत नहीं थी, बीजेपी थी नहीं, इसीलिए आरएसएस की शाखा में आते तो थे, लेकिन वोट डालते थे किसको? सीपीएम को। बात समझ में आ रही है? यह मजबूरी थी वहां के लोगों की। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के केंद्र में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रयोग किया। वहां सबसे पहले आपको याद होगा मेट्रो मैन आर श्रीधरन को 2016 में ही विधानसभा चुनाव लड़ाया। लोग हंस रहे थे कि यह मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर आर श्रीधरन को 2016 में ही बीजेपी लड़वा रही है चुनाव। मकसद था, एक खास मकसद था। उसके बाद बीजेपी ने केंद्र में मंत्री बनाया, राज्यसभा में लाकर, ठीक, राज्यसभा में लाकर जिनको मंत्री बनाया वहां, ठीक है, अल्फांस कन्नथनम जिनको मिनिस्टर बनाया बीजेपी ने। उसके बाद ईसाई मतदाताओं पर बीजेपी लगातार नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद बीजेपी ने लगातार ईसाइयों को अपने से जोड़ने का प्रयास किया। ईसाइयों को यह समझाने का प्रयास बीजेपी और आरएसएस लगातार कर रही है मित्रों कि आप अकेले लव जिहाद से नहीं लड़ पाइएगा। लव जिहाद आपके लिए, हमारे जितना हिंदुओं के लिए खतरा चुनौती है, उतना ही बड़ी चुनौती ईसाइयों के लिए है। यहां तक कि ईसाइयों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि हिंदुओं की आबादी 54% है, ईसाइयों की आबादी 18% है। आपके लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है। यह बात लगातार बीजेपी सीरियन क्रिश्चियंस को, या पूरे कहिए क्रिश्चियन आबादी को, बीजेपी समझाने का लगातार प्रयास कर रही है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, चूंकि इन सीरियन क्रिश्चियंस के सबसे नजदीक रहे नायर समुदाय के लोग, और नायर प्रायः कांग्रेस के साथ रहे, इसीलिए आप देखेंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों के अंदर केरल में जितने नेताओं को आगे बढ़ाया है, ये सब के सब नायर समुदाय के हैं। तो इसके कारण केवल नायर निशाना पर नहीं है, बल्कि नायर के साथ साथ क्रिश्चियन भी निशाने पर है। अभी राजीव चंद्रशेखर, वो भी नायर समाज के हैं। इससे पहले के सुरेंद्रन नायर समाज के थे, बी मुरलीधरन नायर समाज के हैं। बीजेपी ने इजावा, जो पिछड़ों की पार्टी है, पिछड़ी जाती है, सबसे बड़ी आबादी है 23%, उसके सबसे बड़े नेता हैं वेल्लापल्ली नटेशन। वेल्लापल्ली नटेशन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी पद्म भूषण से सम्मानित किया है। एसएनडीपी के नेता हैं और लगातार जमीनी जानकारी रखते हैं वेल्लापल्ली नटेशन। लगातार उन्होंने बयान दिया है कि केरल 2040 तक मुसलमान बहुल राज्य बन जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी से इजावा दलित मजबूरी में थे सीपीएम के साथ, क्योंकि उनको डर किससे है? आईयूएमएल से, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से, पीएफआई से, एसडीपीआई से, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से। ऐसे लोगों से उनको डर है। उस डर के कारण इजावा बीजेपी के साथ तो पहले आ चुके हैं, वेल्लापल्ली नटेशन हो, नायर लगभग आ चुके हैं, अब दलित बीजेपी के साथ आ चुके हैं, इजावा के साथ ही रहते हैं। और यही कारण है मित्रों, आपको पता है कि केरल में सबसे ज्यादा आरएसएस के स्वयंसेवकों की हत्या हुई है। और हत्या किसने किया है? सीपीएम के लोगों ने। क्यों हुई है पता है? इसलिए कि सीपीएम का जो ताकत है वो हिंदुओं के बीच है, और आरएसएस भी हिंदुओं के बीच ही अपना आधार बढ़ाती है। एक्सेस मिलता है आरएसएस को, बीजेपी को। तो सीपीएम कभी नहीं चाहती कि उसके कॉमरेड कभी स्वयंसेवक बने, और जो भी बनने का प्रयास करता है तो दहशत फैलाने के लिए बार बार आरएसएस के कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले करती रही। मैंने बताया सदानंद मास्टर एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, अभी जीता जागता उदाहरण है। ऐसे सैकड़ों घटनाएं घटी है केरल के अंदर। यही मुख्य कारण है कि जब भी एक कॉमरेड छोड़कर गया तो समझिए कि 1 लाख वोट कम्युनिस्टों का गया। और अकेले 54% हिंदुओं की आबादी में बीजेपी कितना बांट पाती। इसीलिए बीजेपी की और
ईसाइयों की, दोनों की मजबूरी है एक साथ आना वहां। आरएसएस की और ईसाइयों की, दोनों की मजबूरी है। ठीक है, हिंदू संगठन और ईसाई संगठन मिशनरियों के बीच विवाद है, धर्मांतरण के कारण विवाद है, कई राज्यों में आपस में टकराव भी हुआ है, संस्कृतियों का भी टकराव है। लेकिन केरल में मामला अस्तित्व का है, अस्तित्व का है। यहां मामला डेवलपमेंट का नहीं है, यहां सर्वाइवल एग्जिस्टेंस का है। यहां फाइट फॉर एग्जिस्टेंस है, फाइट फॉर सर्वाइवल है, नॉट फाइट इज नॉट फॉर द डेवलपमेंट। यह कारण है केरल में। और इसीलिए बीजेपी ने केवल अल्फांस कन्नथनम को मंत्री ही नहीं बनाया, कोई रिश्ता नहीं था बीजेपी का, लेकिन बीजेपी को चाहिए था, एक संदेश दिया बीजेपी ने केरल के ईसाइयों को कि वी नीड यू, वी नीड यू, डू यू ऑल्सो नीड अस। यह मैसेज था, यह मैसेज था। और उसके बाद उसी मैसेज पर बीजेपी के साथ आए जैकब थॉमस, केरल के पूर्व डीजीपी, 2021 में बीजेपी से चुनाव लड़ा विधानसभा का, और इतने प्रभावित हुए अंदर की माहौल को देखकर कि वो आरएसएस के प्रचारक बन गए, होल टाइमर बन गए। आपको आश्चर्य लगेगा, जैकब थॉमस डीजीपी रहे हैं केरल में, भ्रष्टाचार के मामलों में एक माने जिसे हम कहते हैं ना कि एक कड़क छवि के कारण जो है, सख्त छवि के कारण इनकी अलग एक रॉबिन हुड वाली छवि रही है केरल में अपने पूरे सर्विस कार्यकाल के दौरान। तो जैकब थॉमस आरएसएस के प्रचारक बन गए हैं, केवल बीजेपी की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ा। केटी थॉमस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रहे हैं, इनको अभी अभी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 25 जनवरी 2026 को जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है उसमें बीएस अच्युतानंदन, वो भी पिछड़े वर्ग से है, इजावा समुदाय से आते हैं। बीएस अच्युतानंदन केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, पिनराई विजयन से पहले वही सीएम थे। उनको भी अब समझिए, आज से पहले क्या कभी किसी भी राज्य सरकार के दौरान अपने वैचारिक विरोधी दल के नेता को कभी भी कोई इस प्रकार का पद्म पुरस्कार दिया गया था क्या? नहीं दिया गया था। इतिहास में पहली बार बीजेपी ने दिया, बीएस अच्युतानंदन को भी दिया, केटी थॉमस को भी दिया। और केटी थॉमस मित्रों सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ही नहीं रहे, बल्कि 2007 में इन्हें मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान भी पद्म विभूषण दिया गया था। इस बार पद्म विभूषण दिया है बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, टॉम बडक्कन जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, बीजेपी में आ गए हैं। राजीव चंद्रशेखर लगातार चर्चों के साथ संपर्क में है। आरएसएस कोई भी गांव ऐसा नहीं है मित्रों, उत्तर प्रदेश के कई जिले आपको ऐसे दिखेंगे जहां पर कि हो सकता है कि 10-20 शाखा लगती हो, लेकिन केरल में कोई भी गांव, पंचायत, तालुका ऐसा नहीं मिलेगा जहां आरएसएस की शाखा नहीं लगती है। तो अब जब इस प्रकार का माहौल बन रहा है, वहां लोगों को लग रहा है, हिंदुओं को लग रहा है कि नहीं, नाउ सीपीएम कैन नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूडीएफ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। तो जो जिस कारण से वो बीजेपी को अपना रहे हैं, इजावा, नायर, दलित, वही कारण सीरियाई ईसाइयों को भी बीजेपी आरएसएस लगातार समझाने का प्रयास कर रही है, लगातार समझाने का प्रयास कर रही है। मित्रों 1940 ईस्वी में आरएसएस की पहली शाखा लगी थी, मात्र 12 स्वयंसेवक से शुरू हुआ था। ठीक है, टी कुमारन मुख्य शिक्षक थे वहां, और आज 5000 शाखा, आप अनुमान लगा लीजिए, 5000 शाखा, दैनिक शाखा केरल में लगती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। और अंत में कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि 25 दिसंबर
इसी वर्ष क्रिसमस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के ठीक पीछे चर्च ऑफ द रिडेम्पशन गए। वैसे कांग्रेस के लोगों ने इसका काफी विरोध किया, करना भी स्वाभाविक है उनका, ठीक है, क्योंकि उनको तो जमीन पैर से खिसकती हुई नीचे दिख रही है। क्योंकि पहले तो मुसलमान और क्रिश्चियन दोनों एक साथ वोट डालते थे उनके लिए, लेकिन अब क्रिश्चियन समझ गए हैं कि नहीं, कांग्रेस को भी ईसाइयों की जरूरत नहीं है। केरल में अब एके एंटनी की जरूरत नहीं है, अब ओमन चांडी की जरूरत नहीं है केरल कांग्रेस को। अब केरल को केवल और केवल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जरूरत है। नहीं तो राहुल गांधी दक्षिण केरल के किसी लोकसभा सीट से लड़े होते, वायनाड से क्यों लड़े? यह सवाल केरल की जनता के मन के अंदर लगातार चल रहा है कि राहुल गांधी तिरुवनंतपुरम से लड़ सकते थे, नहीं, राहुल गांधी त्रिशूर से लड़ सकते थे, राहुल गांधी वायनाड से क्यों लड़े? और यही वो सवाल है मित्रों, जिसका जवाब केरल के 54% हिंदू और 18% क्रिश्चियन आबादी ढूंढ रही है। आप क्या सोचते हैं? आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।